हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बिहार के अंतर्गत आने वाली, चाहे वो मिथिला यूनिवर्सिटी हो या फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, बीआरबीयू हो, जो भी यूनिवर्सिटी है आपका मायने नहीं रखता, क्योंकि अब हर यूनिवर्सिटी की सिलेबस जो है सेम कर दी गई है। इसलिए हम लोग आज के इस क्लास में हिस्ट्री मेजर पेपर और माइनर पेपर के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या होगी? तो भाई साहब, टॉपिक है आपका प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। आइए जानते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत से संबंध में कौन कौन से शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आपका ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 होगा, जहां पर मैं आपको 4 क्वेश्चन डिस्कस करके बताऊंगा और आपसे पेपर में भी 4 ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चंस 5 अंकों का होगा, यानी कि टोटली जो है आपके 20 अंक के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि एग्जाम का जो ये सीबीसीएस के द्वारा जारी किया गया न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं। चलिए फटाफट से हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, और इससे पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं बारी बारी से हम लोग प्रश्नों को। सबसे पहले प्रश्न पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है? क्वेश्चन पहला है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ लिया जा सकता है, और वो कैसे पूछा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो, दोनों ही क्वेश्चंस में क्या है, तो एक कॉमन पॉइंट्स है। कॉमन पॉइंट्स क्या है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। अब आइए जानते हैं हम लोग कि प्राचीन भारत जो था, इसके जानने का स्रोत, यानी कि प्राचीन भारत के बारे में जो है हमें जानकारी किस आधार पर मिलती है। क्योंकि उस समय ना तो हम थे, ना ही हमारे पिताजी, हमारे बहुत पुराने पूर्वज रह चुके थे, जिससे हमें उसकी जानकारी तो मिलती नहीं है। तो इसकी जानकारी हमें मिलेगी कैसे? तो कहीं ना कहीं इसका वर्णन किया गया है, किसी न किसी ग्रंथों में इसका वर्णन हमें मिलता है, जहां से हम लोग अध्ययन के दौरान इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम लोग इन्हीं साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पर आप VVI जरूर लगा कर रखिएगा, क्योंकि यहां से निश्चित ही आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, की पॉइंट था क्वेश्चन का प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में लिखेंगे। मैं जैसे आंसर लिखना आपको बता रहा हूं, आपको भी पेपर में वैसे ही आंसर लिखना है। पूरी गारंटी देता हूं कि आपका जो है 80% से ज्यादा मार्क आपको प्राप्त होगा। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत क्या है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जिन साक्ष्यों का वर्णन विभिन्न ग्रंथों में किया गया है, उन सभी साक्ष्यों को, उन सभी वर्णनों को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। अब इन ऐतिहासिक स्रोतों को जो है 2 भागों में हम लोग बांटकर पढ़ेंगे, क्योंकि इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला तो है आपका साहित्यिक स्रोत। सबसे पहला क्या है भाई साहब? नोट करेंगे, साहित्यिक स्रोत। और दूसरा जो है आपका पुरातात्विक स्रोत। वैसे मैं बात करूं अगर बीए फर्स्ट सेमेस्टर की, तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में ज्यादातर फोकस किया गया है साहित्यिक स्रोतों पर, पुरातात्विक स्रोतों पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। लेकिन क्वेश्चंस ने हमें कहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में बताने के लिए, तो हम यहां पर दोनों ही स्रोतों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो आइए जानते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत क्या है। तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन को समझेंगे। देखिए, साहित्यिक स्रोत की अगर मैं बात करूं, तो साहित्यिक कृतियों में संचित जानकारी, जो कि एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के मूल सिद्धांतों को क्या करती है? तो प्रस्तुत करती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो साहित्यिक स्रोत कहते हैं। अब ऐसे प्रस्तुत करने वाले साहित्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका वेद हो गया, वेदांग हो गया, अरण्य हो गया, उपनिषद हो गया, महाकाव्य, पुराण जैसे जो ग्रंथ है, जो हमें प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो इन सभी को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इन सभी को साहित्यिक स्रोत कहेंगे। इनके भी 2 प्रकार हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यह क्या है? तो सबसे पहला है धार्मिक साहित्य। क्या है? धार्मिक साहित्य। और दूसरा है धर्मेत्तर साहित्य। यहां पर देखिए, यहां पर शॉर्ट नोट्स लिखनी है, तो हम लोग इसका डिस्कशन ना करेंगे। वैसे अगर विशेष आपसे पूछ लिया जाए कि धार्मिक साहित्य के बारे में वर्णन करें या फिर धर्मेत्तर साहित्य के बारे में वर्णन करें, तो इसके लिए एक ओरिएंटेड वीडियो मैंने आपको बना दिया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। वहां से उसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि अगर यहां से भी क्वेश्चंस बनाए जाए तो आप बड़ी सरलता के साथ उसको लिख सको। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा स्रोत, जो कि आपका पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत देखिए क्या है? तो खुदाई के दौरान प्राप्त हुए सभी वस्तुएं जिससे इतिहास की रचना में सहायता मिलती है, यानी कि उत्खनन, ठीक है। खुदाई की जगह पर हम लोग यहां पर उत्खनन भी कह सकते हैं। तो उत्खनन के दौरान जो भी साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है,
जिससे इतिहासों को लिखने में, इतिहासों को जानने में सुविधा हुई है, उन सभी स्रोतों को हम लोग क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो जैसे कि अभिलेख आ जाता है, मुद्रा आ जाती है, स्मारक आ जाता है, ये सारी चीजें जो है यह एक पुरातात्विक स्रोत के रूप में जाना जाता है। यह शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपको बस इतना सा लिखना है। अब यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं तो आपके लिए जो है मैंने वेद के बारे में, वेदांग के बारे में, उपनिषद के बारे में, अरण्य के बारे में, इन सभी टॉपिक पर अलग से मैंने एक लॉन्ग वीडियो बना दिया है, जो कि आपको अगर यहां से लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी पूछा जाए तो सरलता के साथ आप हल कर सकते हो। उन सभी वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा तो आपको वहां पर मिल जाएगी सारी की सारी वीडियोज। उन सभी को अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस नंबर दूसरे की। क्वेश्चंस नंबर दूसरा क्या आपको आज तैयार करना है, तो क्वेश्चंस आपका कहता है कि वेद क्या है, इनके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करें। देखिए समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, आपके पेपर में क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है। ठीक है, बात करते हैं यहां पर। सबसे पहला टॉपिक क्या था, पॉइंट्स था हमारा वेद। तो हम लोग वेद को समझेंगे। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान, अर्थात कहे तो संपूर्ण वैदिक साहित्य को जानने का जो स्रोत है वही क्या कहलाता है, वेद कहलाता है। वेदों की संख्या की अगर बात करें तो वेदों की संख्या जो है 4 होती है। पहला अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद होता है, दूसरा अगर मैं बात करूं तो सामवेद होता है, तीसरा अगर मैं बात करूं तो यजुर्वेद होता है, और आखिरी जो कि चौथा, जो कि सबसे नवीनतम कहा जाता है, उसे अथर्ववेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अथर्ववेद कहा जाता है। तो इन सभी चारों वेदों के बारे में हमको क्या कर रहा है, संक्षिप्त नोट्स बनाने के लिए, संक्षिप्त नोट्स तैयार करने के लिए। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद पर चर्चा कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऋग्वेद की, तो देखिए ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, यह वैदिक साहित्य को जानने का सबसे प्राचीनतम वेद है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहां से बन जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आप कहोगे ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो कि जिसके रचनाकार किसे माना जाता है, तो महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। और इसमें जो है अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर जो है 1028 सूक्तों का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, और 10,580 लगभग ऋचा, जिसको हम लोग मंत्र कहते हैं। तो यानी कि ऋग्वेद में 10,580 मंत्रों का वर्णन किया गया है, और इसमें कुल 10 मंडल हैं। ये मंडल जो है जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, यहां से एक न एक प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुष सूक्त का वर्णन जो है ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है, तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछे जाते हैं। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस वेद में अगर मैं बात करूं तो ऋचाओं या मंत्रों का संग्रह माना जाता है। आपसे पूछी जा सकती है कि ऋचाओं या मंत्रों का संग्रह किस वेद को कहा जाता है, तो ऋग्वेद को कहा जाता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इस वेद में 125 ऐसे औषधियों का वर्णन किया गया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी औषधियों के बारे में कहां पर वर्णन, ऋग्वेद में मिलती है। तो ये एक बेसिक परिचय था किसका, ऋग्वेद का। आइए ठीक इसी प्रकार से हम लोग सामवेद के बारे में जानेंगे, फिर यजुर्वेद के बारे में, फिर अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। सामवेद, देखो साम का अर्थ क्या होता है इसको समझ लीजिए। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गीत। क्या होता है साम का शाब्दिक अर्थ, गीत होता है, गान होता है। ठीक उसी प्रकार से सामवेद में जो है अगर आपसे पूछा जाए कि किसका वर्णन किया गया है, तो आप कहोगे सामवेद में गीतों का वर्णन किया गया है। अर्थात सामवेद में संकलन मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल मिलाकर 1875 ऋचाएं यानी कि मंत्रों का 1875 मंत्र कहां पर हैं, तो सामवेद में। ठीक है, 1028 जो है भाई साहब सूक्त किसमें है, ऋग्वेद में। अगर बात करें मंत्रों की तो 10,528 मंत्र जो है कहां पर मिल जाते हैं आपको, तो ये मंत्र मिल जाते हैं आपको ऋग्वेद में। वहीं पर 1875 मंत्र आपको कहां मिल जाएंगे, तो 1875 मंत्र जो है सामवेद में मिलेंगे, जिसमें से बात करें तो 75 ही जो है यह सामवेद में वर्णित किया गया है। बाकी जो है इसमें 1800 मंत्र जो है कहां से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। इन ऋचाओं का गान जो है सोम यज्ञ के समय किसके द्वारा, तो उद्गाता के द्वारा किया जाता था। अगला जो है आपका वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ माना जाता है, और इन्हीं 4 वेदों में से एक वेद आपका कौन है, यजुर्वेद है। इस वेद की अगर मैं बात करूं तो इस वेद में किसका वर्णन किया गया है, तो आप कहोगे सर इसमें यज्ञों के नियमों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यज्ञ के नियम का वर्णन कहां मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है। इसके साथ ही यह हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक माना जाता है, और इसे अक्सर जो है ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद भी माना जाता है।
और चौथा यानी कि आखिरी वेद की अगर मैं बात करूं तो वह वेद आपका अथर्ववेद है, जिसे सबसे नवीनतम वेद भी कहा जाता है। और इस वेद का नामकरण जो किया गया है वह किसके नाम पर, तो एक ऋषि जिसका नाम है अथर्व ऋषि, उस ऋषि के नाम पर अथर्ववेद का नामकरण किया गया है। इस वेद में भाई साहब, इस वेद में अगर मैं बात करूं तो जादू टोना, अंधविश्वास जैसे तथ्यों का वर्णन मिलता है। और इतना ही नहीं, इस वेद को ब्राह्मण वेद के रूप में भी जाना जाता है। तो वेद के ये 4 पॉइंट्स, 4 वेद जो थे, जिसका मैंने आपको संक्षिप्त रूप से टिप्पणी करके बता दिया है। अब देखो, काफी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट होगा यहां पर कि सर आपका आंसर जो है काफी छोटा है, क्या इतना लिखने से नंबर मिल जाएगा? तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए अगर मैं बात करूं भाई साहब, तो आपको ज्यादा लिखना नहीं है, 1 से 1.5 पेज पढ़ना नहीं, सो याद रखिएगा। 1 से 1.5 पेज अगर आप लिखते हो तो कहीं ना कहीं आपको फुल मार्क मिलेंगे। सिर्फ आपके कंटेंट में जान होना चाहिए, तो ज्यादा लिखने से आपको नंबर नहीं मिलती है। फिर आगे बात करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो आज का तीसरा प्रश्न है आपका कि बौद्ध एवं जैन साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। और इसी प्रश्नों को एक और तरीके से पूछ लिया जा सकता है। वह कैसे पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध एवं जैन साहित्य पर संक्षिप्त वर्णन करें। चलिए अब हम लोग बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बौद्ध साहित्य के बारे में जान लेते हैं। तो बौद्ध साहित्य जो है यह भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। इसमें जातक, पिटक और देवता आदि आते हैं। अगर मैं बात करूं बौद्ध साहित्य की, तो यह मूल रूप से 4 भागों में विभाजित की गई है, जिसमें सबसे पहला क्या है, तो वह सबसे पहला आपका जातक है। और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं, इसलिए जरूर ध्यान से समझिएगा। जातक की अगर मैं बात करूं तो यह बौद्ध साहित्य है, या कहे तो बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। यह बौद्ध धर्मों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और इस ग्रंथ में 550 कथाओं का संग्रह मिलता है। इसके साथ साथ इस ग्रंथ में जो है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का वर्णन किया गया है। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन किया गया है, तो आप कहोगे सर जातक में किया गया है। इन सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। आगे बात करें दूसरा बौद्ध साहित्य क्या है, तो वह है त्रिपिटक। त्रिपिटक की अगर मैं बात करूं तो त्रिपिटक की भाषा जो है यह प्राकृत भाषा में निर्मित है। और यह 3 है, जो कि पहला क्या है, सुक्त पिटक है, इसके बाद विनय पिटक है, और इसके बाद अभिधम पिटक है। ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला जो है आपका वह है पाली ग्रंथ। पाली ग्रंथ प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ जो है यह किस भाषा में वर्णित की गई है, तो पाली में वर्णित की गई है। वहीं पर चौथा जो है वह है संस्कृत ग्रंथ। संस्कृत ग्रंथ की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 ग्रंथ आ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वह है ललित विस्तार और दिव्यावदान। यह दोनों जो है बौद्ध धर्म की रचना है, और इस बौद्ध धर्म की ग्रंथों का रचना जो है संस्कृत भाषा में किया गया है। यह जानकारी थी बौद्ध साहित्य के संबंध में। अब आइए जानते हैं जैन साहित्य के संबंध में। तो जैन साहित्य यह जो है एक प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में लिखी गई रचना है। इन्हें जो है आगम भी कहा जाता है। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे सर जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 सूत्र को जरूर याद रखिएगा। वह सूत्र है अचराग सूत्र और इसके बाद भगवती सूत्र। अचराग सूत्र की बात करूं तो इसमें जैन भिक्षुओं के विधि निषेध एवं आचार विचारों का वर्णन मिलता है। वहीं पर भगवती सूत्र में जो है इसमें महावीर स्वामी के जीवन एवं अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का वर्णन, और इसके साथ साथ 16 महाजन पदों का भी वर्णन मिलता है। कहां पर, तो भगवती सूत्र में। यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव कि 16 महाजन पदों का वर्णन जो है किस सूत्र में मिलता है, तो आप कहोगे सर भगवती सूत्र में मिलता है। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थी जो कि किससे संबंधित था, तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से संबंधित, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसे जरूर आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आइए आखिरी क्वेश्चंस पर बात करेंगे आज के इस क्लास में। तो आखिरी क्वेश्चंस आपका जो कि पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित है, वह क्या है, तो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे कि प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेखों का वर्णन करें, या फिर कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेखों पर टिप्पणी करें। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, लेकिन बस पूछने का तरीका अलग है। आइए हम यहां पर सबसे पहले की पॉइंट्स को ढूंढते हैं। तो की पॉइंट से अभिलेख, और वो किसका अभिलेख, तो प्राचीन भारत के अभिलेख। अब देखिए अभिलेख की जानकारी मैं बता दूं तो अभिलेख किसको कहिएगा, तो अभिलेख की बात करूं तो यह प्रायः स्तंभों, शिलाओं, तामपत्रों, मुद्राओं, मूर्तियों और मंदिरों की दीवारों पर खोदे हुए मिलते थे, क्योंकि एक साक्ष्य के रूप में लोगों के द्वारा प्राप्त किया जाता था और उसका अनुमानता जो है ऐतिहासिक वर्णन की जाती थी।
अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप कहोगे पुरालेख शास्त्र। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, पूछी ली जा सकती है आपसे, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। अब बारी बारी से हम लोग कुछ प्रमुख भारतीय इतिहास के अभिलेखों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा वह है अशोक का अभिलेख। देखिए, अगर मैं बात करूं अशोक के अभिलेख के बारे में, तो मौर्य सम्राट थे अशोक, और मौर्य सम्राट अशोक की संपूर्ण जानकारी उनके अभिलेखों द्वारा ही प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली हुई थी। किससे मिली हुई थी? ईरान के शासक डेरियस से अभिलेखों की जानकारी अशोक को मिला था, जो कि एक मौर्य सम्राट थे। अभी तक अशोक के कुल 40 से भी अधिक अभिलेख जो है भारत के विभिन्न स्थानों पर पाए जा चुके हैं। तो इसके माध्यम से अशोक और उसके साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा अगर अभिलेख की बात करें तो वह है हाथी गुफा अभिलेख। और हाथी गुफा अभिलेख यह उड़ीसा के शासक खारवेल का अभिलेख है, जिसमें शासन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा अभिलेख, जो कि क्या है? तो तीसरा अभिलेख है गिरनार अभिलेख, जिसे हम लोग जूनागढ़ शिलालेख भी कहते हैं, और यह उज्जैन के शासक से संबंधित है। उज्जैन के शासक रुद्रदामन का अभिलेख, जिसे हम लोग गिरनार अभिलेख के रूप में जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग जनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं या शिलालेख भी कहते हैं। इसमें उनके विजयों, व्यक्तित्व और कृतियों का वर्णन किया गया है। किनके विजय और किनके व्यक्तित्व? तो आप कहोगे सर रुद्रदामन के अभिलेख, उनके व्यक्तित्व और कृतियों का वर्णन गिरनार अभिलेख में मिलता है। इसके बाद बात करेंगे तो अगला जो है आपका वह है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है यह किसकी रचना है? तो यह रचना जो है किसकी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता की रचना है। इस अभिलेख में जो है भाई साहब गौतमी पुत्र सातकर्णी के विजय घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद प्रयाग स्तंभ अभिलेख। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है यह गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश के एक यशस्वी सम्राट जिसे हम लोग समुद्रगुप्त के नाम से जानते हैं, और यह समुद्रगुप्त जिसे हम लोग भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, इसके विजय के बारे में, इनके नीतियों के बारे में किसमें वर्णन मिलता है? तो प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। इसी तरह हम लोग अगला अभिलेख देखेंगे, वह है एहोल अभिलेख। और एहोल अभिलेख में राजा हर्षवर्धन और पुलकेशिन के द्वितीय युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला अभिलेख कौन सा है? तो वह है भित्री स्तंभ अभिलेख। इस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के जीवन और उसके महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया गया है। और एक और अभिलेख के बारे में जानेंगे, वह क्या है? तो आप कहोगे सर गरुड़ स्तंभ अभिलेख। गरुड़ स्तंभ अभिलेख यह गैर सरकारी अभिलेख था, ठीक है। यह यवन राजदूत हेलियोडोरस का अभिलेख है। यह अभिलेख विदिश बेसनगर में प्राप्त हुआ, और इस अभिलेख से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत के भगवत धर्म विकसित होने की जानकारी प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर ये 6 से 7 अभिलेखों के बारे में मैंने आपको बताया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बनाए जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख जो है यह खारवेल से संबंधित है, या कहा जाए तो उड़ीसा के शासक खारवेल से संबंधित है, तो आप कहोगे हाथी गुफा अभिलेख। ठीक उसी प्रकार से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है सातकर्णी के विजय से संबंधित है, तो आप कहोगे नासिक अभिलेख। तो इस तरह के प्रश्न आपसे बनाए जा सकते हैं, तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा एक अलग तरीके से नोट पॉइंट बनाकर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चारों प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आपको इसकी पीडीएफ कहां पर मिल जाएगी, तो इसकी पीडीएफ या फिर टेक्स्ट फॉर्म में जो है आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे। वेबसाइट आप गूगल में टाइप कर सकते हो www.topperguruji.com, जहां पर आपको बीए का एक सेक्शन मिलेगा। इस बीए के सेक्शन में आपको ये सारे कंटेंट मिल जाएंगे। वहां से आप या तो स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से नोट कर सकते हैं, या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस आज की हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ अब डेली नए नए क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।